तो संजय भाई, ये क्या कुल्हाड़ी ढूंढ रहे हैं पैर मारने के लिए? ये मुसलमान पर घमासान कर रहे हैं, मुसलमान को उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया, अति पिछड़ों का अपमान कर रहे हैं क्या? ये सवाल पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव। मुकेश सहनी को बनाया है, अति पिछड़े को उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल बनना चाहिए संदीप भाई। और मेरे हिसाब से ये जो पूरा जो पावर पॉलिटिक्स और मनी पॉलिटिक्स है, आप ये देखिए ना कि ये अपने आप को जो डिप्टी सीएम का फेस जिनको बनाया है इन्होंने, ये अपने आप को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, है ना। अति पिछड़ा का रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, मल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि इन्होंने किनको किनको टिकट दिया है और किस तरह के मल्लाह को टिकट दिया है इन्होंने अपने पार्टी में। जो अभी इलेक्शन में इन्होंने टिकट बांटा है, इनके कोई हार्डली कोई इनके कार्यकर्ता रहे हैं जो जमीन से उठकर ऊपर आए हैं, जो सही में अति पिछड़ा है। तो ये इन्होंने जीतन राम मांझी, डॉक्टर संजय, जीतन राम मांझी खुद को महादलित बताते हैं। पता नहीं कहां से बोल गए, कहां से बोल गए कि लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री पद से हटाया, वो तो नीतीश ने हटाया था। ये महादलित की ऐसी कमाल की राजनीति कर रहे हैं, अपना बेटा बेटी समधी सास ससुर पूरा परिवार ही टिकट लिए बैठ जाता है। इनमें कौन से असली महादलितों को टिकट देता है? हम थोड़ा मुझे बताइए, या मैं मिस आउट कर गया? हाँ, लेकिन कम से कम टिकटें बिक नहीं रही हैं और ऐसे रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन रहे हैं। चिराग पासवान अपने बहनोई को, अपने भाई को, वो चाचा भतीजा सब पूरा पासवान परिवार ही सारी टिकट ले लेता है। ये कौन सी राजनीति है? नहीं, हम देखिए ऐसा है कि जो जदयू का पक्ष है वो मैं आपके सामने रख सकता हूं। जदयू का भी जदयू का अभी पूछता हूं, वो भी पूछता हूं। सम्राट चौधरी, आप कह रहे थे कि ये कौन से मल्ला वीआईपी, ये तो पैसों का खेल करते हैं। 50-50 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं विधानसभा चुनाव में। खबरें तो ऐसी आ रही हैं, बिहार की गलियों में तो यही गूंज सुनाई दे रही है। नहीं, खबरें तो आपको खबर ही होती है, मतलब अफवाह तरह तरह के होंगे उसमें। हाँ। उसमें नहीं जाना है। वो तो जो इसकी प्रक्रिया है, चुनावी प्रक्रिया है, आप उसी के बारे में आप बात कर सकते हैं। आज भी मैं रोड पे जहां भी आप आओ, बिहार में सब जगह चेकिंग हो रही है, पैसों का क्या लेन देन हो रहा है नहीं हो रहा है, वो तो आप जमीन पे, और इलेक्शन कमीशन का काम है, वो हमारा और आपका काम नहीं है देखना, मेरे ख्याल से। मतलब आपका काम हो सकता है, हमारा काम नहीं है। तो काम है, हम तो देखेंगे। अब रही बात की, नहीं बिल्कुल आपका, मैंने यही कहा कि आपका काम है, वो हमारा काम नहीं है। तो नहीं, पर सवाल ये मुसलमान पर इतना घमासान, और मुसलमान को नहीं बनाया आपने, क्या बनाया मुसलमान को? एक जमा खां को मंत्री बना दिया आपने, उप मुख्यमंत्री बना दिया मुसलमान। बीजेपी ने किसी को टिकट दिया? शाहनवाज हुसैन मंत्री बने थे, घर भी तैयार कर लिया था, सजा दिया था, बड़ा खूबसूरत बनाया था, खुश थे, बाहर चलता कर दिया। देश के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं वो। अब या तो आप बोल लीजिए या मैं बोल लूं। आप एक प्रश्न पूछ लो, मैं बता देता हूं। आप अगर बोलते रहोगे तो मैं कैसे जवाब दूंगा? बोलिए, आप एक प्रश्न पूछ लो, मैं, या जो भी प्रश्न पूछना है एक बार आप मैंने पूछ लिया, आप बोलिए ना। देखिए हमारा, हाँ, तो अगर मैं जदयू की बात करूं और नीतीश जी के नेतृत्व की बात करूं, तो मुसलमान जितना हिफाजत से, जितने अच्छे तरीके से, जितने विकास के साथ 20 सालों में रहा है, वो पहले का इतिहास आप खंगाल लीजिए। हमारे यहाँ सांकेतिक काम नहीं है। हम आपके शो में उस दिन भी बोले थे कि कथनी और करनी में फ़र्क है। कहना एक चीज़ होता है और करके दिखाना अलग चीज़ होता है। तो हमारे नेता ने, हमारे नेतृत्व ने हमेशा इस पे समाज को भरोसा दिलाया है, और भरोसा के साथ साथ कॉन्फिडेंस दिया है, बिहार में खुलकर रहने की, खुल के सांस लेने की कॉन्फिडेंस दिया है। आप देखें तो 20 साल में कोई भी दंगा का इतिहास नहीं रहा है हमारे राज्य में। और जिस तरीके से माइनॉरिटी के लिए काम किया गया है, आप देखिए 8000 लगभग कब्रिस्तान को घेरा गया है, उनके लिए अलग अलग तरह के वेलफेयर स्कीम्स चलाए गए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुसलमान को हमने टिकट भी दिया है, 4 टिकट दिया है। अब हमारा भी टिकट का जो हर इलेक्शन का अलग अलग और भागीदारी का भी तो सवाल होता है ना डॉक्टर संजय, डॉक्टर साहब।
हिस्सेदारी भागीदारी विनेबिलिटी भी बराबर की देखना देंगे। होता है। अच्छा, संदीप जी, विनेबिलिटी भी देखना होता है, विनेबिलिटी भी देखना ये होता है। अपनी हम विचारधारा लोगों को ये तिलांजलि मतलब जो दे आपको दी जीत के तो वापस मुसलमानों सरकार का भी बनानी है, सब कुछ करना एतबार है। घट गया। और- पिछली बार और आपसे सिर्फ- नहीं और जीते। सिर्फ- और सिर्फ ये चुनाव, और ये सिर्फ यही चुनाव हिस्सेदारी नहीं है, सिर्फ यही चुनाव उनका हक नहीं है। इस चुनाव के बाद जब सरकार बनती है तो उसमें बहुत सारी भूमिका में जैसे- लोगों को भाग दिया जाता है, जैसे एक भागीदारी दी मंत्री जाती इस बार है। बना ऐसा दिया, नहीं है कि एहसान कर सिर्फ दिया। ये जो एमएलए बन के आएंगे वही, सॉरी, मतलब एक मंत्री बना देंगे, कोई एमएलसी किसी को मंत्री बना देंगे, किसी मुस्लिम एमएलसी को, यही करेंगे ना? नहीं नहीं, ऐसा क्या, अभी तो सरकार बनने दीजिए ना, उसके बाद देखिए कि अच्छा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सिर्फ पर एमएलए बन ये के आना तो 4 मुसलमानों सीट का अभी मिली विमर्श है, छेड़कर- वो नहीं है ना। उसके अलावा नहीं, आपने MLCs मेरा होते हैं, दूसरा उसके सवाल अलावा नहीं बहुत सारे सुना। आयोग होते हैं। नहीं, दूसरा सवाल नहीं सुना आपने डॉक्टर साहब। कौन ये सा? मुसलमानों को पर घमासान करने में आपने कहीं अति पिछड़ों का अपमान तो नहीं कर दिया? आपका तो कोई अति पिछड़ा उप मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री चेहरा बनाया। नहीं नहीं, क्यों अपमान क्यों करेंगे? हम 36% हैं भाई वो। हम अपमान क्यों उनका करेंगे? उप हम तो मुख्यमंत्री अति क्यों ना बने? पिछड़ा को प्रोटेक्ट करने का, अति पिछड़ा को आगे बढ़ाने का काम किए हैं, प्रोटेक्ट करने का काम किए हैं। हम क्यों वो करेंगे? लेकिन कहने का मतलब यह है कि जो बात आ रही है वो ये है कि क्या इतने सारे मुस्लिम फेसेस, इतने सारे मुस्लिम कैंडिडेट्स में, कांग्रेस में या फिर आरजेडी में, क्या इनको कोई चेहरा नहीं दिख रहा? क्यों नहीं दिख रहा? अच्छा, और आपको जो दिख चीज रहा है? मुकेश सहनी में ये दिख थोड़ा गया सा इनको बहुत जल्दी, बीजेपी से पूछ लेते वो कि चीज भाई बड़े में क्यों नहीं दिखा? 101 ये सवाल है। उम्मीदवारों में उसमें क्यों एक जल्दीबाजी थी? क्या ऐसा मुस्लिम दबाव डाला उम्मीदवार नहीं मुकेश मिला। सहनी ने? घुसपैठिए क्या ऐसा भी मुकेश सहनी ने ढूंढेंगे दबाव डाला कि उनको डॉक्टर जो है, साहब, उनको इनको डिप्टी सीएम घुसपैठिया बनाने भी की बताओगे, आतंकी भी बताओगे, नमक हराम भी बताओगे, कद्दू मिल गया ये बताओगे। आपके ही एक सैंडल पर वो लिखा होता है और फिर कहेंगे नहीं बताते, घुसपैठी हम नहीं बताते हैं। और किस, अरे घुसपैठी उसके बारे में अमित शाह बोला किसको जाता है बोल रहे हैं जो गलत घुसपैठिए? तरीके से आके दूसरे भाई देश हिंदू से तो आके घुसपैठिया रह हो रहा नहीं है। सकता, वो तो कहते हैं मुसलमानों को नहीं शरणार्थी बोला जाता है घुसपैठी। जो बाहर से जो आ रहा हमारे है देश उसमें के- हिंदू जो है, हमारे सिख देश है, के जैन है, मुसलमान हैं, बौद्ध है, जो वो तो हमारे देश घुसपैठिए के है ही नहीं। मुसलमान हैं, उसको कभी वो घुसपैठी नहीं बोला जाता। शरणार्थी ये हैं, जो मुसलमान आ रहे हैं जो वो हमारे घुसपैठिए देश हैं। के हैं, कैसी बात कर रहे हैं? ये तो देश के गृह मंत्री ऑन रिकॉर्ड है। जो मुसलमान या जो भी नहीं, हिंदू आया उसको घुसपैठिया मान ही नहीं रही देखिए, सरकार, उसे शरणार्थी कह रही है। वो तो अब देखिए, नेशनल डेमोग्राफिक मिशन बना है, वो कंस्टिट्यूट हुआ है, उसको आगे काम करने दिया जाए, उसमें देखते हैं अभी क्या क्या चीज आता है। ये तो उस अब पर उनको देखते हैं जिम्मेदारी ये अभी दी गई है, क्या क्या वो चीज तय आता है। करेंगे, ठीक वो है, मिलकर, और फिर सरकार तय करेगी। प्रोफेसर सुबोध मेहता, मतलब ईबीसी को बना देंगे उप मुख्यमंत्री, मुसलमान को क्यों नहीं बनाते? 80-20 कर देगी बीजेपी, डर लगने लगता है। वोट भी चाहिए पर प्रतिनिधित्व नहीं देंगे। संदीप जी, अभी मैं थोड़ा आपको जवाब देने से पहले मैं संजय भाई को करेक्ट कर दूं कि एनसीआरबी का डाटा देखिए 23-24 का, बिहार दूसरे स्थान पे है कॉमनल वायलेंस में। 7 कॉमनल वायलेंस हुए थे एक साल में और दूसरे स्थान पे है। नित्यानंद राय साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खुद बोला कि कॉमनल वायलेंस पिछले 5 सालों में 3000 के आसपास हुआ है। और ये आप बात कर छिटपुट रहे हैं, घटनाओं को प्रोफेसर साहब, भागलपुर के दंगे जो होते थे, जैसे दंगे पहले होते थे, उससे तुलना कर रहे हैं क्या? यू कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस? हम कोई तुलना नहीं कर रहे हैं। वो जो दंगे हुए उसके जो है हम भूरी भर्त्सना भी किया, और लालू जी की जब सरकार बनी तो उस पर कार्रवाई भी हुई। लेकिन जब अभी ये कह रहे हैं कि भाई कॉमनल वायलेंस, खुद ही कह रहे हैं कि 3000 हुआ पिछले 5 सालों में देश में, और सेकंड स्थान पे है बिहार। घुसपैठिया ये कहते थे, पाकिस्तान जाओ चले जाओ कहते थे। पूरा एसआईआर इन लोगों ने घुसपैठिए के नाम पे जो है करवाने की कोशिश की। कोर्ट में जो है हलफनामा जो है एफिडेविट दिया कि भाई घुसपैठिया जो है ही नहीं बिहार में। अब ये कह रहे हैं, हमें तो आश्चर्य है कि हमारे पिच पे ये काम कर रहे हैं अमित शाह जी और पूरा एनडीए। अब कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम माइनॉरिटीज को आपने चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने तो ये सच तो कह रहे हैं, आज भी उनकी कह वोट रहे तो हैं लेंगे। वो शौकत अली जो कह रहे हैं, एआईएमआईएम के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि दरी बिछावन मंत्री बनाएंगे बस मुसलमान। अच्छा देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव आज भी निकलने से पहले और सभा में कहा कि ये ओपन है, हम लोग जो है माइनॉरिटीज को भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। को भी
अब याद आ रहा है, पहले ही कर देते, 2 दिन पहले वो जब तो अलायंस सबका का था ना संदीप भाई। अनाउंसमेंट हुआ। संदीप भाई, वो अलायंस की मीटिंग कॉन्फ्रेंस चल रही थी, अलायंस को हमने एकोमोडेट किया था। अब जो है बात निकल कर आई है कि माइनॉरिटीज को भी हम लोग अपने अपने पार्टियों से जो है चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट की बात हो रही है और हम लोग देंगे इसको लेकर, और साथ में दलित को भी हमारी चल रही है। हमारे जो 18 जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में कंटेस्ट कर रहे हैं जो माइनॉरिटीज के जो हमारे साथी तो हैं। मतलब जातिगत जनगणना के आंकड़ों पर पूरी रणनीति आपने टिका दी है कि ईबीसी 36% है, जो दलित है वो 19.5%, 19.65%। तो मतलब जाति की राजनीति वो गोटियां सेट कर रहे हैं आप। देखिए, आप संदीप जी बहुत तार्किक बहस करते हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि देखिए, राजनीति का प्रजातंत्र का प्रजातांत्रिकरण का प्रोसेस ही यही है। जिनके पास इंटेलिजेंस है, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर इन दोनों किसी के पास नहीं है, तो एक अम्ब्रेला कास्ट कंसेंसस बनाकर एक अम्ब्रेला आता है, लीडरशिप वहां से निकलता है। हमारा डेमोक्रेसी उस फेज में जा रहा है जहां से हम निकलकर जो है जमहूरियत में जनता भगवान होती है और जनता जो है जातियों के अम्ब्रेले के अंदर है। तो इसमें गलत क्या बात है? गलत तो नहीं है, लेकिन हाँ, जाति के नाम पे अलगाव नहीं होना चाहिए, जाति के नाम पे एसिमिलेशन होना चाहिए, जो कि इंडिया अलायंस का यही मोटो है, वेलफेयर ऑफ ऑल इज हैप्पीनेस ऑफ ऑल, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की हम बात करते हैं। जहां तक लालू प्रसाद यादव जी का पूरा कार्यकाल देखिएगा, बाबरी डिमोलिशन के बाद लगातार जो है पूरे भारत में जिस तरीके से राइटिंग हुई। लालू प्रसाद यादव का आपने जिक्र किया, 1990 में वो सत्ता में आए, ये अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास नहीं है क्या प्रोफेसर साहब, कि बिहार जब से देश आज़ाद हुआ, बिहार में चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई, एक ही मुसलमान बिहार का मुख्यमंत्री बन पाया, वो कांग्रेस ने बनाया 1973 से 1975 के बीच, अब्दुल गफूर जी। लालू प्रसाद यादव भी मुसलमान की एमवाई की आप राजनीति करते रहे, पर मुसलमान को बड़ा पद तो नहीं दिया। दिखावे के लिए प्रदेश अध्यक्ष बना देंगे, ये कर देंगे, बस दिखावा मात्र है, शो पीस बना दिया जाता है। देखिए संदीप जी, अगर आप एमवाई पे ले जाएंगे और पूरे जो 90 का जो दशक था, जो आप देखिए पूरा असेंबली से लेके पार्लियामेंट बदल गया पूरे भारत में और हर स्टेट में बदल गया, उसको आप एमवाई पर रिड्यूस मत कीजिए। वो सामाजिक न्याय का आंदोलन था, जो बीपी सिंह का जो चक्र था, जिस तरीके से कुछ लोग ऊपर जो है आइस की तरह सामाजिक न्याय में फला फूला कोई, बिहार तो फला फूला नहीं, पर लालू परिवार बहुत फला फूला। लालू एक परिवार पे आप लेके अगर जाएंगे तो ये डिबेट पूरे सामाजिक न्याय को जो है आप डिरेल कर रहे हैं, और मुस्लिम और यादव की हमारी बात नहीं है। हम तो कह ही रहे हैं, हम सम्राट अशोक के जो चक्र हैं और जो संविधान के प्रतीक है, उस 24 जो स्कोप है, जो आज़ादी, समानता, भाईचारा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसके साथ हम तारतम्य बना के हम लगातार लालू प्रसाद यादव हो या तेजस्वी जी अभी जो आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, करवाई की बात कर रहे हैं, अमित शाह जी उसको आज भी कॉपी किया है। देखिए अमित शाह जी का ट्वीट, हमारे जो तो मतलब असल मुद्दों की लड़ाई है, या जाति पर बनाई है, या मुस्लिम पर घमासान और अति पिछड़ों का कहीं हो रहा है क्या अपमान? कन्हैया भाई एक सेकंड, कन्हैया भाई आपके लिए है ये सवाल, ये मुसलमान पर घमासान अति पिछड़ों के अपमान की तरफ भी जाता आप दिख रहा है क्या? माफ कीजिएगा, कन्हैया बिलारी मैं कह रहा हूं। प्रोफेसर संजय कुमार, आप इस बात का जवाब दें तो। जी देखिए, इस बात को तो समझना होगा कि सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के बाद जो 36% का आंकड़ा अति पिछड़े का आया, तो अति पिछड़ों की ताकत तो निकल करके आई ही ना। स्वाभाविक है कि उसके रिप्रेजेंटेशन को लेकर के तो चाहे गठबंधन जो हो, एनडीए हो, इंडिया हो, वो तो गंभीर हो ही गई। और अगर तेजस्वी जी ने उस गठबंधन के एक जो मजबूत घटक के ये थे, नेतृत्व कर रहे थे मुकेश सहनी के लिए अगर उन्होंने डिप्टी सीएम का अगर घोषणा की कि नहीं ठीक है, डिप्टी सीएम के तौर पर मुकेश सहनी जी होंगे अगर हमारी सरकार बनती, नहीं डॉक्टर संजय का तो अति पिछड़ों प्रोफेसर साहब आप ही के नेम से डॉक्टर संजय ने कहा कि देखिए ये वीआईपी वाले कैसे कैसे टिकट बांटे हैं, ये कोई मल्ला समाज के थोड़ा है सही प्रतिनिधि, अब वो सिर्फ कि भाई पैसे वालों को टिकट दे दिए, वो बात कहते घूम रहे हैं। इसका जवाब दरअसल क्या असहज कर रहा है जेडीयू को कि भाई ईबीसी का प्रतिनिधित्व कहां?
ईबीसी एक बड़ा वोट बैंक था नीतीश कुमार का, इससे देखिए, डिनाई तो नहीं किया जा वो सकता पैसे ना वाले को प्रोफेसर साहब। नहीं नहीं, बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता है, चूंकि 36% का जो ईबीसी चंक है वो माना जाता था कि नीतीश कुमार के साथ खड़ा है। परिस्थितियां जो हो, गठबंधन जो हो, नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ हों, एनडीए के खिलाफ 2015 में गए, लेकिन ईबीसी इंटैक्ट रहा नीतीश कुमार जी के साथ, ये तो सच्चाई है। अगर उसी ईबीसी को, आंकड़ा किसका था? सरकार का आंकड़ा था ना कि ये ईबीसी 36% है। अगर उस 36% आंकड़े वाले लोगों में एक मुकेश सहनी जी को एक डिप्टी सीएम की बात कही गई कि इनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा अगर सरकार बनेगी, तो क्या उनके रिप्रेजेंटेशन या उनकी हिस्सेदारी को लेकर के तो कहीं ना कहीं जेडीयू को तो लगेगा कि हाँ, ये तो हमारे हिस्से से ये फ्रैक्चर्ड करेंगे, एक उस समाज में मैसेज चला जाएगा जो तो समाज मिल करके जेडीयू नीतीश कुमार के लिए खड़ा हो एक्स जाता के था। हैंडल पर और जो वो खड़ा ट्वीट होकर- आया कि 2.6% जनसंख्या की, सिर्फ मल्लाहों की बात कर दी, पूरे निषाद समाज की भी नहीं। निषाद समाज 4.6% है कि मल्लाह सिर्फ 2.6%, इन्हें लड्डू 18% को कद्दू, ये सेल्फ गोल कर लिया क्या जेडीयू ने? नहीं, ईबीसी की 112 जातियां हैं बिहार में और मात्र 4-5 जातियां ही ऐसी हैं ईबीसी में जिनका परसेंटेज 2% से अधिक है। बाकी सब कोई 1%, कोई 1.5%, 1.4%, 1. क्लब कर करके माना जाता है कि नहीं, ये 112 जातियों का एक समूह है ईबीसी जो नीतीश कुमार के साथ खड़ा था। अगर उसको फ्रैक्चर्ड किया गया मुकेश सहनी के बहाने ही, कि मुकेश सहनी पर अगर इंडिया गठबंधन ने दांव लगाया कि ये होंगे डिप्टी सीएम होंगे अगर हमारी सरकार बनती है, तो फ्रैक्चर तो किया ही गया ना। उसको मलाह, निषाद, केवट, बिंद में बांट करके न देखा जाए, वो देखा जाए कि ईबीसी का रिप्रेजेंटेशन वहां मिला कि नहीं एज ए डिप्टी सीएम। तो ईबीसी जो में सरकार भी बनी एनडीए की, कई उसमें फाड़ OBC करने को की तो ये सोची representation समझी मिला। रणनीति हो सकती है जेडीयू की तरफ से? नहीं, हो सकती है। रणनीति तो पार्टियां बनाते ही रहती है, क्योंकि मैंने कहा ना कि बिहार में मुद्दे डाइल्यूट हो जाते हैं और ये जातीय समीकरण को इतना साधा जाता है, इस पर इतना वर्कआउट किया जाता है कि उतना वर्कआउट तो शायद कहीं विश्व में नहीं किया गया। तो यही वर्किंग चल रही है क्या? एक सेकंड धीरेन्द्र मुन्ना, यही वर्किंग चल रही है और इसमें चिराग पासवान 2005 का 20 साल पुराना वाकया याद करते हुए मुसलमानों को साधने की कोशिश कर रहे हैं क्या? मुसलमान वोट बैंक की बीजेपी को दरकार ना हो, आपको तो जरूरत पड़ेगी ना, तो इसीलिए कह रहे हैं मेरे पिताजी ने तो कह दिया था कि मुस्लिम उम्मीदवार ही मुख्यमंत्री बने और आरजेडी ने नहीं सुनी। आरजेडी ने क्या, एनडीए ने सुनी थी? वो तो किसी के साथ जाने के तैयार थे जो भी मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा कर दे। नीतीश कुमार ने किया था क्या? आधी जानकारी दे गए ना चिराग। मैं कह रहा हूं कि जो उन्होंने कहा है वो क्या उसमें गलत कहा है? नहीं, आधी जानकारी दी। नहीं, मैं बता रहा हूं कि लगातार जब भी कंसर्न ऐसे रहे हैं, जिस गठबंधन में मैं मंत्री हैं, जिस गठबंधन के साथ हम हैं, अगर जब भी जरूरत पड़ी है तो आप ही लोगों ने कई बार टीवी पे बोला है कि आप गठबंधन से इतर अपनी बात को रख रहे हैं। तो हम वोट की राजनीति नहीं करते हैं, सिर्फ वो मेरा भाई है, इसी हिंदुस्तान, इसी मुल्क का रहने वाला है और हम, मेरे साथ ठीक है, वोट में मुल्क कितना का रहने वाला है। गृह मंत्री घुसपैठिए बताते हैं, गिरिराज मंत्री एक और कैबिनेट मंत्री नमक हराम बताते हैं, एक महाराष्ट्र का मंत्री उन्हें हरा सांप बताता है। कब उस बातों को आप तो समर्थन ऐतराज मेरी दर्ज पार्टी नहीं ने कभी करते। ठीक बोला था नमक हराम, बताइए बताइए। कभी समर्थन किया मेरी पार्टी ने? समर्थन की बात अलग होती है, समर्थन नहीं, मौन समर्थन तो दे ही रहे हैं ना। आप बोलिए ना खुलकर। गिरिराज सिंह बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बिल्कुल नमक हराम नहीं है। संदीप जी, मैं खुल के बोल रहा हूं कि देश का मुसलमान बिल्कुल नमक हराम नहीं है और मेरे नेता भी बोले हैं। तो ऐसा आदमी केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्यों बैठा हुआ है? धर्म समुदाय के नाम पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, कानून संविधान की शपथ लेते हैं, कहिए कि ऐसे आदमी को मंत्रिमंडल से निकालिए। जब मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी देश के प्रधानमंत्री हो जाए और आप भी इंशाअल्लाह स्वस्थ रहे, तब ये सवाल करिएगा कि ऐसे लोग क्यों बैठे हैं या प्रदेश के मुख्यमंत्री हो मतलब जाए। बीजेपी के दबाव में है आप कह रहे हैं, आप आरोप लगाते हैं आरजेडी पर, कांग्रेस पर दबाव बनाकर मुख्यमंत्री का चेहरा बन गए। आप बीजेपी के दबाव में हैं, अपनी विचारधारा को तिलांजलि दे रहे हैं। हम अपने किसी के दबाव में नहीं है, हम अपने नेता के स्वभाव में है, हम अपने पार्टी की नीति के स्वभाव में है।
आप कैसी बात कर कभी रहे हैं? आपने एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारा 29 में से? 3% की रिप्रेजेंटेशन, 18% आबादी। 3.45, ठीक कहा आपने। हाँ। लगभग वही। हाँ। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि अगर उसके आप प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, हमें तो प्रदेश अध्यक्ष बना करके नेतृत्व दिया है पार्टी का। प्रदेश अध्यक्ष उससे बना आप दिया, आपने तो- बना दिया। कितने मंत्री हैं? एक जमा खान, एक मंत्री, केंद्र में एक भी नहीं। और ये मैं सबका इसी साथ बात- सबका विकास है। आज इसी दर्द को मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने समझा और ट्वीट किया। थोड़ा समझिए कि कब तक उनके बंधुआ मजदूर बन के वोट के रह जाओगे। एक बार आओ, बढ़ के आगे निकलो। अच्छा, और ऐसे लोग जो आपको वोट जो ना- नमक हराम कहता उनसे है, जो बाहर हरा निकलो। सांप कहता है, जो आतंकी कहता है, जो घुसपैठिया कहता है, उसके साथ आ जाओ। मैं कह रहा हूं कि इस तरह से जो डर पैदा करके आपको रियल हक से दूर रखने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को एक बार समझने की जरूरत तो वो है। क्यों आप उसका नहीं रखते प्रतिनिधित्व क्या? देते हैं? अच्छा, मुझे ये बताइए, अति पिछड़ा कोई उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं? 36% अगर अति पिछड़ों की आबादी आपकी सरकार में, सम्राट चौधरी हैं उप मुख्यमंत्री, अति पिछड़े हैं क्या? वो तो पिछड़े हैं। विजय सिन्हा है उप मुख्यमंत्री, वो अति पिछड़े हैं क्या? सम्राट चौधरी जी पिछड़े भी हैं और अति पिछड़े भी हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं, जरा समझिए। ये मेहता जो होते हैं ना, जो ये सुबोध मेहता जी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि इसमें आधी आबादी से थोड़ी कम अति पिछड़े में भी जानी जाती है। वो और मुझे कुछ मालूम और है, पिछड़े पर में आती है। सम्राट चौधरी उसमें नहीं आते, वो पिछड़ों में आते हैं। और सुनिए, हाँ, जब कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया, किसकी सरकार में दिया गया, किसने दिया, ये भी तो सोचने की बात है। और आप मुख्यमंत्री, तो मैं तो चाहता था कि ईबीसी मुख्यमंत्री बन जाए, ये खुशी की बात है। और ये सोशल इंजीनियरिंग भी तो नीतीश कुमार ने किया था, ये आपको भी पता है कि पिछड़े से अति पिछड़ा बनाया, दलित से महादलित बनाया। तो आज जो कुछ भी मिल रहा है वो भी सोशल इंजीनियरिंग तो नीतीश मतलब कुमार कोई जी ने अति किया। पिछड़े को अगर उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाए तो उस पर सवाल ये पूछोगे मुसलमान को क्यों नहीं बनाया? ये अति पिछड़ों का अपमान नहीं हुआ क्या? हम कह रहे हैं कि हम लोग तो सम्मान देने वाले लोग हैं, अपमान कैसे? लेकिन अगर जिसकी जितनी हिस्सेदारी जो नारे लगाते हैं, तो मुझे लगता है कि इस वर्ग को देना चाहिए था, दलित को भी देना चाहिए था। इसमें ये कहीं फेयर दो राय पॉइंट नहीं। है आपका, ये फेयर पॉइंट है। प्रोफेसर रविकांत, जिसकी जितनी भागीदारी या जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी है, तो आपके नेता पिछले साल भी वो लाल किताब लेकर घूम रहे थे देश भर में, तो मुसलमानों की हिस्सेदारी भागीदारी कहां गई? देखिए संदीप जी, जिस संविधान को राहुल गांधी जी ने पूरे देश के लोगों को दिखाया और कहा कि इसको बचाने की लड़ाई है, क्योंकि भागीदारी का सवाल हो, प्रतिनिधित्व का सवाल हो, नौकरियों का सवाल हो, सम्मान का सवाल हो, सब उसी संविधान से सुलझता है, सब उसी संविधान से मिलता है। तो इसलिए वो पार्टी जो ये कह रही थी कि 400 सीटें मिल जाएंगी तो हम संविधान ख़त्म कर देंगे, उसकी लड़ाई राहुल गांधी जी ने लड़ी और नतीजा भी मिला कि 240 पर अटक गए चुनाव आयोग के सहयोग के बावजूद। आज जो स्थिति है, देखिए उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत जी ने भी स्पष्ट किया था कि अभी और हम डिप्टी सीएम बनाएंगे चुनाव जीतने के बाद। हो सकता है कि पहले ऐलान करें, लेकिन उसके बाद ऑब्वियस है कि हम बनाएंगे। और चेहरा पहले आ जाएगा, 18% का बाद में आएगा, 14% वाला मुख्यमंत्री का चेहरा हो जाएगा। हाँ, डेफिनेटली ये बहुत सारी राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं। मुकेश सहनी जी को हम लोगों ने पहले से ही तय कर लिया था, और जो भी विचार विमर्श हुआ इसके अकॉर्डिंग हम वो उन दो चेहरों को भी बहुत मुकेश सहनी भाग सकते हैं, किसी भी टाइम गठबंधन छोड़ सकते हैं। प्रोफेसर साहब, वो दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, 2020 में थे आपके साथ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर भाग गए, एनडीए में चले गए थे, उन्होंने दबाव दिखाया, हेकड़ी दिखाई कि मैं छोड़ दूंगा, तो बना दिया उप मुख्यमंत्री। मुसलमान बेचारे का पता है कि जाएगा तो जाएगा कहां, हमारे साथ ही रहना है तो कर देंगे बाद में एहसान। नहीं, बिल्कुल ये बिल्कुल नहीं है संदीप जी। इस देश में जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त 6 मुख्यमंत्री बने हैं मुस्लिम समाज से, 6 में से 4 मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं। आज तक कोई पार्टी बताती कि साहब किसने बनाए हैं वो
एक दो को छोड़ करके, एक मणिपुर में बने हैं और एक दूसरी जगह बने हैं। तो ये जब हमने 4-4 मुख्यमंत्री दिए, और गांधी जी के सपने से आप देख लीजिए, जहां कांग्रेस के 4 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिंदू मुस्लिम एकता भी एक था, अस्पृश्यता का अंत भी था, और उस समय अली बंधुओं से लेकर के और खान अब्दुल गफ्फार खान से होते हुए आप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये दिग्गज लोग थे कांग्रेस पार्टी के साथ। और इस देश को बनाने में नेहरू जी की जो भूमिका रही, बाबा साहब अम्बेडकर की जो भूमिका रही, वो एक समावेशी भारत, एक बहुलतापूर्ण भारत। लेकिन इन्होंने जो जिनके 100 साल आज पूरे हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने मिलकर के इस देश के उस मुसलमान गुलदस्ते को जो पिछड़ा बर्बाद करने की कोशिश की है, उसमें पिछड़ा, उसे गरीब गुरबा बनाकर ही रखना, ये आप सालों से यही करते आए हैं ना। उसको असल प्रतिनिधित्व नहीं देंगे, वो विंडो ड्रेसिंग हो जाती है, वो शो पीस तो आप रख देते हैं। नहीं, ये तो आरएसएस का नैरेटिव है। आरएसएस यही चलाती है, दलितों में बोलेगा कि दलितों को पीछे रखा, पिछड़ों में बोलेगा कि पिछड़ों को पीछे रखा। ये बीजेपी आरएसएस का नैरेटिव है, और मुसलमानों को डरा करके रखना, उसी पर इनकी राजनीति चलती रही है। और असल में इस देश के संविधान को खत्म करके दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के अधिकारों को खत्म करते ये पिछला सवाल लीजिए, का राज लाना चाहते हैं। उनके मंसूबों पर पानी फेरा। और बात ये है संदीप जी, इनकी दाल कहीं से गल नहीं रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये घर घर सिंदूर बांटने के लिए निकले थे, महिलाओं ने तमाचा मारा, और उसके बाद एक भी एजेंडा नहीं चल रहा है। वाराणसी वासी हैं प्रोफेसर का, तो अब साहब, करें क्या? सूरज प्रसाद हमारे सवाल है दर्शक, कि एक मिनट सुनिए ना, इनको नहीं किया। सुनिए ना, एक बड़ा अहम सवाल आ रहा है। पिछले कुछ चुनाव को देखते हुए ऐसा लगता है कि अगर जाति और धर्म ना होते तो पार्टियां राजनीति किस पर करती? जायज सवाल है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। ये धर्म जाति के बिना आप राजनीति नहीं कर सकते। आम आदमी की असली सरकार, असल मुद्दे आएंगे ही नहीं। जातियों की गोटियां सेट करते रहिए बस। देखिए, ये डेमोक्रेसी है। इस डेमोक्रेसी में जो भी वंचित समुदाय हैं, जो भी पीछे छूट गए समुदाय हैं, उनको लोकतंत्र में भागीदारी मिलेगी, उनका सशक्तिकरण होगा, उनका उत्थान होगा। यही तो लोकतंत्र की सच्चाई है। और जो लोग वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं, संदीप जी आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप देखिए राजनीति कहां से कहां पहुंची है, लोकतंत्र ने कहां से कहां पहुंचा दिया कि आज अति पिछड़ा समाज की बात हो रही है। और राहुल गांधी जी ने तो बिहार में 10 संकल्प पेश किए हैं। 10 संकल्प जो दिए हैं, राहुल गांधी है कहां वैसे? वो संकल्प तो पेश कर दिए, संकल्प तो पेश कर दिए प्रोफेसर साहब। 1 सितंबर के बाद राहुल गांधी बिहार की धरती पर नहीं दिखे, कहां भटक रहे हैं? पहले तो गली गली, डगर डगर, सड़क पर घूम रहे थे वोटर अधिकार यात्रा में। 1 सितंबर से 25 अक्टूबर आ गया। संदीप जी, ये सवाल तो भारत जोड़ो यात्रा के पहले भी लोग पूछते थे। अब फिर राहुल गांधी जी ने जब 4-5 हजार किलोमीटर की पैदल यात्रा की, तो उसके बाद फिर वो अगर बैठ गए, फिर वो अगर विचार विमर्श करने लगे, पार्टी के संगठन को मजबूत करने लगे, लोगों से चर्चा करने लगे, तो फिर कहां है? 55 दिन, दरअसल 55 दिन से मीडिया नहीं है। चुनाव जब गर्म नहीं हुआ था तब तो थोड़ा गर्माया, अब असल गर्म हो रहा है। लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं। अच्छा, दिशा निर्देश दे रहे हैं। वो सवाल लीजिएगा जरा पीसीआर, यहाँ पर एक मिनट सर, धीरेन्द्र मुन्ना को लाइए स्क्रीन पर। धीरेन्द्र मुन्ना, यहाँ एक सवाल हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई क्या किया आरजेडी ने मुसलमानों के लिए? यशवंत डागोरा हैं ये हमारे दर्शक, कह रहे हैं, चिराग कहते हैं कि आरजेडी ने मुसलमानों के लिए क्या किया? और बीजेपी का दावा यह है कि लालू राज में सारी सुविधाएं मुसलमानों यादवों को मिली थी, सब कुछ मुसलमानों को ही दे दिया था। अब आप कह रहे हैं मुसलमानों को क्या मिला? या तो आप गलत बयानी कर रहे हैं या बीजेपी झूठे आरोप लगा रही है। देखिए, आप सवाल बड़ा अच्छा करते हैं, लेकिन जो रियल जवाब होता है वो बिल्कुल जान लीजिए। दोनों तरफ से आप घेरने की कोशिश कर रहे हैं। न बीजेपी गलत है, न मेरे नेता गलत है। अच्छा, जितनी भी योजनाएं चली, हम तो छोड़िए, उनके महफूज करने की बात हुई तो कब्रिस्तानों के घेरा से लेकर के उनके रोजगार की भी व्यवस्था की, लेकिन क्या सिर्फ रोजगार दे करके उनके प्रतिनिधित्व को पूरा किया जा सकता है? सवाल ये आज हमारी पार्टी उठाती है कि क्यों अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे वरिष्ठ नेता को बगल में बैठ करके गठबंधन में कुछ करवा दीजिए ना कल्याण मुसलमानों का।
दूसरी तरफ ही क्यों ना निगाहें टिकाए बैठे हैं? इसीलिए हम कहते हैं बिहार के मुसलमानों से कि एक बार हमारी पार्टी पर भरोसा करके एक बार आ जाएं आपकी पार्टी में तो जो थोड़ा बहुत इक्का दुक्का मंत्री बन जाता है वो भी बनना बंद हो जाएगा। मैं बता रहा हूं कि मेरी पार्टी के बिहार के मुस्लिम वर्ग से सभी युवाओं से आह्वान करते हैं कि आइए। अच्छा, आप ही के लिए एक और सवाल आ गया। संजय गोयल दिल्ली वासी हैं, मुन्ना भाई, क्या चिराग पासवान एनडीए में मुस्लिम मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री की मांग रखने की हिम्मत दिखाएंगे? एनडीए में क्यों ना उप मुख्यमंत्री मुसलमान? बिल्कुल जिता करके भेजे। मैं बोलता हूं कि मुस्लिमों को उचित प्रतिनिधित्व देगा। कलीमुद्दीन है ना वो आपके उम्मीदवार का नाम, बहादुरगंज से वो जीत के आ जाते हैं, उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए उन्हें। बिल्कुल बनना चाहिए उन्हें, बिल्कुल बनना चाहिए उन्हें। तो यहां पर एलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ये बात कह रहे हैं। दर्शकों, ये बड़ी खबर दे रहे आधिकारिक हैं। रूप से मैं बोल रहा हूं, आधिकारिक रूप, वो तो आप मीडिया प्रभारी भी हैं, पर आदेश ये मुसलमान पर घमासान और अति पिछड़े का अपमान, ये कुछ कड़ियां किस तरह से जुड़ती या नहीं जुड़ती हैं, आपका विश्लेषण? देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं संदीप जी। पहली बात तो ये है कि जब जब मुस्लिम की बात बीजेपी या उनके अलाई करते हैं तो उसमें साफ साफ दिखाई देता है कि वो कहीं ना कहीं हिंदू तुष्टीकरण चाहते हैं और यही उसके पीछे की स्ट्रैटेजी होती है। दूसरा, नीतीश कुमार जी जो है जब वो साथ होते हैं महागठबंधन के तो तब वो सेक्युलर बन जाते हैं, जब बीजेपी में आते हैं तो फिर आपको पता है कि उनकी कुछ दिक्कत उनको आने लगती है। मैं इसको ऐसे डिकोड करना चाहता हूं कि जैसे अभी आपने देखा कि जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता थे वो बता रहे थे कि कैसे राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय की बात की, लेकिन महागठबंधन में जो आज जो समस्या उत्पन्न हुई है वो ऐसे हुई है कि कांग्रेस पार्टी के जो स्ट्रैटेजीज थे वो थोड़ा सा कंट्रोल नहीं कर पा रहे रणनीति। ये पहले उन्होंने कहा कि 80% की हम बात करेंगे, जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने और खड़गे साहब ने ईबीसी का मैनिफेस्टो लॉन्च किया पटना के अंदर, लेकिन जब उनको टिकटें देने की बारी आई तो सिर्फ 6 ईबीसी टिकट दी गई और वो भी ऐसी सीटें दी गई हैं जहां वो कांग्रेस पार्टी जीत नहीं सकती है। अगर जब एसआईआर की यात्रा चल रही थी, वोटाधिकार यात्रा तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की, जब तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि हमारे जो पीएम कैंडिडेट हैं वो राहुल गांधी हैं, तब कांग्रेस ने इस बात का डिक्लेयर कर दिया होता कि नहीं, हमारे जो सीएम कैंडिडेट हैं वो आरजेडी में तेजस्वी यादव हैं। क्योंकि जब लालू परिवार के भीतर इस बात की सहमति है कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे तो इन्होंने क्यों नहीं किया ऐसा। अब इसीलिए इन्होंने ये मौका दे दिया महागठबंधन, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी ने, कि अगर आपने मुकेश सहनी की बात मानी, जो कि दबाव में माननी पड़ी, मुकेश सहनी ने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी रद्द की, दिल्ली फोन कर दिया, राहुल गांधी ने उनसे बात करी। हाँ, वो महागठबंधन छोड़ के एनडीए में चले गए थे ठीक चुनाव से पहले। उन्होंने दिल्ली में एक नेता को फोन करके कहा कि आप ऊपर कह दीजिए कि मैं ये गठबंधन छोड़ दूंगा, तो दबाव में कराया। अगर कांग्रेस पार्टी पहले ये कर देती तो आज उनका भी एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उसकी भी घोषणा हो गई होती, हो सकता है कि वो मुसलमान ही होता। लेकिन कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ उस पूरी स्ट्रैटेजी में कि ये हिंदू तुष्टीकरण के लिए हो रहा है। लेकिन बिहार जिस तरीके का प्रदेश है वो बहुत ज्यादा जातियों में बटा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो ईबीसी किसको वोट करता है? नीतीश कुमार को। महादलित किसको वोट करता है? नीतीश कुमार को। दलित पासवान के पास है, चिराग पासवान के पास है। तो जब इनकी बैठकें होती रही तो तेजस्वी यादव को एक बात कही गई थी कि आप ईबीसी के वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश करिए, तो उन्होंने कहा कि 100 से ऊपर जातियां हैं ईबीसी में, मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि आप जितनी भी ज्यादा सभाएं कर सकते हैं और जिन जिन जातियों की कर सकते हैं तो आप ईबीसी को तोड़ने की कोशिश करिए। लेकिन जो कांग्रेस के स्ट्रैटेजीज थे वो ईबीसी को टारगेट करने में सफल नहीं हुए। उन्होंने 6 सीटें वो दी जो सबसे कमजोर सीटें हैं, और महागठबंधन के अंदर जो बार्गेन हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी पिछड़ गई, दबाव में बात माननी पड़ी, तेजस्वी यादव सीएम घोषित हुए। आप सोचिए कि तेजस्वी यादव ने कृष्णा अलवेलू से बात करने से इनकार कर दिया, तब जाके दिल्ली से केसी वेणुगोपाल ने अशोक गहलोत को भेजा और उनको कई घंटे लगे उन्हें मनाने में, तब जाके ये घोषणा होती है। तो महागठबंधन की जो स्ट्रैटेजी थी और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी की, वो इसमें बुरी तरह विफल रही। लेकिन जो आज जो ये मुसलमान की बात थी, आप कह रहे हैं देरी भी हुई, विलंब हुआ, पर ये एनडीए की तरफ से जो यकायक हमले हुए हैं और हमदर्दी दिख रही है मुसलमानों को लेकर, उसमें मुसलमान क्या रिझा पाएंगे वो? और उसमें कहीं गाहे बगाहे, ये मैंने शब्द पहले भी इस्तेमाल किया, आप अति पिछड़ों को नाराज तो नहीं कर बैठेंगे? ना खुदाई मिलाना मिसाले सनम।
नहीं, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमान बड़ा समझदार वोटर है, उसको पता है कि वो किसको वोट देगा। और मैं हमेशा की बात कहता हूं कि इस देश में 2 वोट हैं, एक वो जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ है, बीजेपी के साथ है, एक वो जो खिलाफ है। इस बार तो ओबीसी फैक्टर भी बिहार में काम नहीं कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ईबीसी इससे नाराज होगा नहीं होगा वो एक अलग मसला है, लेकिन इसमें कहीं ज़्यादा ये हिंदुओं को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए जो मुसलमान है किनको वोट देते हैं। लेकिन ये वाला जो फैक्टर है ये बिहार में काम नहीं कर सकता। अगर यही चुनाव उत्तर प्रदेश में होता तो मैं कह सकता था, क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करना इनके लिए बहुत आसान होता है। अब आप देखिए जो लास्ट मंत्री थे दिल्ली में मोदी जी की कैबिनेट में, वो मुख्तार अब्बास नकवी थे, और जो आखिरी मुसलमान मंत्री थे जिनको टिकट दिया गया था शाहनवाज हुसैन थे। एक भी सांसद नहीं है बीजेपी के पास जिसको आप ये कह सके कि हाँ ये मुस्लिम समुदाय से है। आप याद कीजिए रमेश भिदोड़ी को क्या कहा था उन्होंने संसद के अंदर खड़ा होकर, आतंकी, मुल्ले, बैठ जा, पता नहीं क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया था, हम तो वो कर भी नहीं सकते। तो क्या एक सभ्य समाज में कोई सांसद, जनता द्वारा चुना हुआ सांसद, मुझे याद है मैं था उस कार्यक्रम में संदीप, मुझे याद है अच्छे से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी मुसलमानों को लेके बीजेपी या उसके अलाई बात करते हैं तो उनका एक मात्र मकसद होता है कि कैसे वो उससे हिंदू तुष्टीकरण करें। तो मतलब एक तरफ हिंदू तुष्टीकरण में समझ गया आपकी बात प्रोफेसर संजय कुमार, आखिरी कमेंट, एक तरफ हिंदू तुष्टीकरण, और ये शब्द आदेश ने ही गढ़ा था पिछले साल कि मुस्लिम तुष्टीकरण की बड़ी बात हो गई है, अब हिंदू तुष्टीकरण भी होना चाहिए। विवेक, बल्कि मैं आपको पता नहीं क्यों भूल जाता हूं, और जनता ना भूल जाए जनसुराज को, वैकल्पिक आप राजनीति की ताल ठोक रहे हैं। इसमें हिंदू तुष्टीकरण एक तरफ और दूसरी तरफ मुसलमानों पर हमदर्दी, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। आप भूल जाएं इसका गम नहीं है, लेकिन पूरा यकीन है कि बिहार की जनता इस बार नहीं भूलेगी। इसीलिए क्योंकि जो आदेश भाई ने बात कहा कि भारत में 2 ही तरीके के वोट हैं, या तो आप मोदी जी के साथ हैं या मोदी जी के विरोध में हैं। उसी प्रकार से बिहार में पिछले 40 साल से 2 ही प्रकार के वोट हैं, भाजपा के डर से लालू और लालू से डर के भाजपा को। वो इस बार नहीं होने वाला है। और आप ये समझिए कि जिन अति पिछड़े और मुसलमानों के नाम पे इन्होंने वोट लिया है, इनको वोट बैंक बनाया है, उनको इन्होंने राजनीतिक भागीदारी नहीं दी है, और ये दोनों पार्टियों के लिए है। औरंगाबाद का जो गो सीट है संदीप जी, 1 मिनट बस, मैं लास्ट में आया हूं। औरंगाबाद का जो गो सीट है, वहां से जमसुराज ने टिकट दिया है सीताराम दुखारी को, जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, जो मगध के बहुत बड़े अति पिछड़ा समाज के लीडर हैं, और उनको लोहिया कहा जाता है मगध का। जेडीयू ने उनको पूरा घुमाया मगध में, लेकिन उनको कभी टिकट नहीं दिया। लेकिन एनडीए की बात तो छोड़िए, एनडीए तो मुसलमानों को भी सीट नहीं देता है, मुसलमान इनको वोट भी नहीं देते हैं। लेकिन जो ये राजद है और जो कांग्रेस है, जिनके राज में दलितों के बाद सबसे ज्यादा खराब स्थिति मुसलमानों की हुई, उन्होंने भी इनको राजनीतिक भागीदारी नहीं दी। इसका मूल कारण संदीप जी समझिए, जो आपने आज डिबेट में कहीं ना कहीं कहा कि मुसलमान और अति पिछड़े और दलित वोट बैंक बन के रह गए हैं। बैंक मतलब ये इसी बात को थोड़ा सा और तफसील से समझाइए। मतलब महागठबंधन मुसलमानों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है कि जाएंगे तो जाएंगे कहां, हमें वोट देना ही है, और नीतीश कुमार, जेडीयू, एनडीए खेमा ये माने बैठा है ईबीसी हमने बना दिया एक तबका, ये कहां जाएंगे? जी बिल्कुल, इसका मूट पॉइंट आज आप मूट पॉइंट जो आज का डिबेट का संदीप जी है, आपने भी कहा, आदेश जी ने भी कहा कि अति पिछड़ा समाज जो है वो नीतीश जी का वोट बैंक है, और मुसलमान जो है वो लालू जी का वोट बैंक है। वोट बैंक मतलब क्या? मनी बैंक मतलब क्या होता है? जहां पर आप कोई चीज को रखते हैं और अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। इन्होंने भी मुसलमानों को और अति पिछड़ों को, दोनों पार्टियों ने वोट बैंक बनाकर रखा है, इसीलिए कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। मुसलमान जाए तो कहां जाए, थक हार कर विकल्प की ताल आप ठोक रहे हैं। तो ये जो घमासान मचा हुआ है, इसमें किसका सम्मान है, किसका अपमान है, और किसका नफा, किसका नुकसान है? दरअसल कहानी यहीं सिमट जाती है। दिलचस्प हो रहा है बिहार में, और रोज बरोज कोई ना कोई नए पेंच आते रहेंगे। आज बस इतना ही।